गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय रूपांतरण, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। और हमको जो शाब्दिक अर्थ है उत्क्रमणीयता और अनुत्क्रमणीयता, इसका हमको सामान्य जानकारी ध्यान रहनी चाहिए। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब ये है कि उत्क्रमणीय परिवर्तन कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी गति अनंत सूक्ष्म होती है, जिसको हम इनफाइनेटसिमल चेंज कहते हैं, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन कहते हैं। और वह उसका अंदर उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में परिमित परिवर्तन, फाइनाइट चेंज होता है। अवस्था परिवर्तन में फाइनाइट चेंज होता है। ये इन दोनों में मूल अंतर है और इसी को हमको आगे लेना है। वापस हम बता रहे हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन या उत्क्रमणीयता की शर्त में अनंत समय लगता है, वो कभी पूरा, क्योंकि उसकी गति अनंत सूक्ष्म गति होती है। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन परिमित समय, निश्चित समय में पूर्ण हो जाता है। और जैसा यहाँ हम देखते हैं, एक बार वापस इसको अलग अलग ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि एक तंत्र की अवस्था में परिवर्तन कुछ निश्चित माध्यमिक अवस्थाओं द्वारा किया जाता है और फिर तंत्र को उन्हीं माध्यमिक अवस्थाओं द्वारा वापस मूल अवस्था में लाया जाता है। यदि इस प्रक्रम में तंत्र के साथ पारिपार्श्विक भी मूल अवस्था में आ जाता है तो यह रूपांतरण उत्क्रमणीय रूपांतरण तथा यह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, तो ये हम बता चुके हैं। लेकिन यदि पारिपार्श्विक मूल अवस्था में नहीं आ पाता है तो यह उत्क्रमणीय रूपांतरण इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, जैसा हमने पहले बताया। और अब उत्क्रमणीय जो रूपांतरण है वह तब संपन्न होता है जब प्रतिरोधी दाब गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म कम हो। यहाँ शर्त हम हमेशा लगा रहे हैं अनंत सूक्ष्म यानी इनफाइनेटसिमल। ठीक है, यदि प्रतिरोधी दाब कम होता है तो प्रसार कार्य और प्रतिरोधी दाब अधिक हो तो संपीड़न कार्य होता है। ठीक है, प्रसार तथा संपीड़न दोनों में ही तंत्र एवं परिपार्श्विक लगभग साम्यिकी अवस्था में ही रहते हैं, अर्थात साम्य स्थापित होने में अनंत सूक्ष्म समय लगता है। किस स्थिति में? उत्क्रमणीयता की परिस्थिति में। और अनुक्रमणीयता की परिस्थिति के अंदर, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो है प्रसार तथा संपीड़न के कार्य में तंत्र तथा पार्श्विक साम्यावस्था में नहीं रहते तथा साम्यावस्था में आने के लिए एक निश्चित समय लगता है। और अगर इसको हम दोनों को जो है अलग अलग ध्यान से अगर देखते हैं कि वास्तव में क्या, किस प्रकार से हम इसको प्रकट कर सकते हैं, तो यहाँ हम ले रहे हैं पहले समतापी उत्क्रमणीय रूपांतरण में किया गया कार्य। तो यहाँ हम देखते हैं कि गैस का दाब प्रतिरोधी दाब के तीनों परिस्थिति, गैस का दाब प्रतिरोधी दाब के बराबर है, अर्थात पी बराबर पी। अब स्थिर ताप पर गैस का प्रसार V1 से V2 तक किया जाता है। इन्हीं परिस्थितियों में गैस को V1 से V2 आयतन तक संपीड़ित किया जाता है तथा संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य की हम गणना करते हैं। यानी इस उत्क्रमणीय रूपांतरण में पहले तो हम प्रसार कार्य कर रहे हैं, उसके बाद में संपीड़न कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे साइकिल में, चक्र में किया गया कार्य दोनों का योग हो जाएगा। पहला तो विस्तार का और दूसरा जो है संपीड़न का, आयतन प्रसार और आयतन संपीड़न। और यहाँ पर संपूर्ण चक्र में होने वाला कार्य प्रसार कार्य तथा कम संपीड़न कार्य है। और इसको इस समीकरण द्वारा हम प्रकट करते हैं। क्या होता है यहाँ पर, दोनों को हम यहाँ पर जो प्रसार कार्य है उसको हम WE एक्सपांसन के द्वारा बताते हैं, और जो संपीड़न कार्य है यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि प्रसार कार्य को हम माइनस के द्वारा बता रहे हैं, क्योंकि तंत्र द्वारा परिपार्श्विक पर कार्य किया गया है। और संपीड़न में, कंप्रेशन में यहाँ पर इसका चिन्ह धनात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर परिपार्श्विक के द्वारा तंत्र के ऊपर कार्य किया जा रहा है, संपीड़न हो रहा है, आयतन में कमी आ रही है, और प्रसार में आयतन में वृद्धि होती है। ठीक है, और जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये जोड़ा हमने चक्रीय परिवर्तन के लिए, तो इसका जो मान है वह 0 प्राप्त होता है। तो यह उत्क्रमणीय अवस्था परिवर्तन की आवश्यक शर्त है कि यदि
जो आपका तंत्र है वह मूल अवस्था से विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः मूल अवस्था में लौट जाता है, तो चक्रीय परिवर्तन में किया गया कार्य शून्य होता है। इस प्रकार चक्रीय रूपांतरण में किया गया शून्य होगा, क्योंकि चक्रीय रूपांतरण में किया गया कार्य कुल कार्य चक्र के प्रत्येक अवस्था में किए गए कार्य का योग होता है। अतः डब्ल्यू साइक्लिक को डी के चक्रीय समाकलन के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार चक्रीय रूपांतरण में किया गया कार्य शून्य होता है। इसको हम इस प्रकार से प्रकट करते हैं। और अनुत्क्रमणीय जो रूपांतरण है, अनुत्क्रमणीय रूपांतरण में समतापीय अनुत्क्रमणीय रूपांतरण में जब हम कार्य की गणना प्राप्त करते हैं तो इसका मान हमको ऋणात्मक प्राप्त होता है। इसका मान हमको ऋणात्मक प्राप्त होता है। और जैसा आपको पहले बताया कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अध्ययन के लिए कार्य की धारणा हम देख चुके हैं। इस प्रकार से जो ऊष्मा का कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं एक बार वापस थोड़ा सा देखते हैं। और इसी प्रकार से ऊर्जा को भी हम एक बार पुनः वापस देखते हैं, फिर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जैसा आपको बताया गया है कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसे कार्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऊष्मा का प्रवाह तब ही होता है जबकि तंत्र की अवस्था में परिवर्तन हो, जैसा कि पहले बताया जा चुका। ऊष्मा परिपार्श्व पर हुए प्रभाव द्वारा व्यक्त की जाती है। यह प्रभाव ताप के रूप में देखा जा सकता है। ऊष्मा का प्रभाव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यदि तंत्र और परिपार्श्विक तापीय साम्य में हो तो ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है। ऊष्मा के अन्य रूप तो कार्य में पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु ऊष्मा को तंत्र अथवा पारिपार्श्विक में स्थायी परिवर्तन किए बिना पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसा हम पहले देख चुके हैं जूल का नियम कि कार्य जो है वह ऊष्मा के समानुपाती होता है। और यहाँ पर समानुपाती चिन्ह को जो है हम जूल का नियम के जूल का जो है स्थिरांक कहते हैं, W=J/H। और जैसा आपको पहले बताया कि कार्य को तो पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और इसी के ऊपर जो है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम के अंदर जूल का द्वितीय नियम कार्नोट चक्र है उसको हम दर्शाते हैं। ठीक है, और कार्य के समान ऊष्मा भी एक बीजीय राशि है। इसे Q द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब तंत्र परिपार्श्विक से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो ऊष्मा का मान धनात्मक होता है, तथा जब तंत्र परिपार्श्विक को ऊष्मा देता है तो ऊष्मा का मान ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर यदि हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो हम क्या बता रहे हैं कि ऊष्मा के आदान प्रदान के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। पहली होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब ये है कि वह अभिक्रिया जिसके अंदर तंत्र के द्वारा परिपार्श्विक को ऊष्मा दी जाती है। तो इस प्रकार से अगर ऊष्मा दी जाती है तो यहाँ पर ऊष्मा देने का मतलब ये है कि ऊष्मा का मान ऋणात्मक हो जाता है, ये यहाँ बताया गया। और जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है उसका अंदर पारिपार्श्विक उसके अंदर जो है तंत्र द्वारा पारिपार्श्विक से ऊष्मा ग्रहण की जाती है तो उसका मान जो है धनात्मक होता है, ये हम जानते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। और जैसा पहले बता चुके हैं कि ऊष्मा का मान अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है। अतः ऊष्मा अवस्था फलन नहीं है, यह पथ फलन है, जैसा हम बता चुके हैं पहले। और कार्य के समान ही जो ऊष्मा है dq एक अयथातथ इनएक्सैक्ट डिफरेंशियल है। और अब हम ऊर्जा को देखते हैं। इन सभी चीज़ों को हम एक बार थोड़ा थोड़ा बता चुके हैं। जब हम ऊर्जा को देखते हैं, ऊर्जा के बारे में देखते हैं, तो पहले हम जैसा बता चुके हैं कि ऊर्जा का मतलब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एक तंत्र में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। यह ऊर्जा विभिन्न रूपों जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उच्चमुखी ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा आदि के रूप में हो सकती है। इसको दो भागों में विभाजित करते हैं।
तंत्र की ऊर्जा को, एक तो बाह्य ऊर्जा और एक आंतरिक ऊर्जा। बाह्य ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, यह संपूर्ण तंत्र की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा का योगफल होती है। गतिज ऊर्जा संपूर्ण तंत्र की गति के कारण और स्थितिज ऊर्जा तंत्र की विद्युत चुंबकीय गुरुत्वीय जैसे बल क्षेत्र में स्थित होने के कारण होती है। अतः इनका ऊष्मा गतिविधि में कोई उपयोग नहीं है, अतः इनकी उपेक्षा कर दी जाती है। हमारे दूसरे प्रकार की जो तंत्र की ऊर्जा है उसको हम आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी हम इसको कहते हैं। तंत्र में उपस्थित पदार्थ के अणुओं के स्थानांतरण, घूर्णन एवं कंपन गतियों द्वारा संपन्न ऊर्जा तथा उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकों की ऊर्जा को सम्मिलित रूप से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा के द्वारा हम दर्शाते हैं। और इसको जो है हम अंतर्निहित ऊर्जा, है इस अंतर्निहित का मतलब एनर्जी कंटेंट के द्वारा भी दर्शाते हैं। इसको हम कैपिटल ई के द्वारा दर्शाते हैं। और एसआई इकाई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका अंदर इसको हम जूल के द्वारा या किलो जूल के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा उसमें उपस्थित पदार्थ की रासायनिक प्रकृति, आंतरिक संरचना, संगठन, ताप, दाब, आयतन आदि पर निर्भर करती है। चूंकि ये कारण तंत्र की अवस्था निर्धारित करते हैं, अतः आंतरिक ऊर्जा तंत्र की अवस्था पर निर्भर करती है, न कि अवस्था परिवर्तन के पथ पर। इसका मतलब जैसा हमने पहले बताया, इसको हम कैपिटल ई के द्वारा दर्शा रहे हैं। इसका मतलब यह एक यथातथ अवकल है और यह पथ फलन नहीं है, ये ऊष्मागतिक फलन है जो कि पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है। आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक परिमाण, एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात नहीं किया जाता, करना मुश्किल होता है, क्योंकि यह कितने ही अनिर्धारित कारकों जैसे अणुओं की विभिन्न गतियों, इलेक्ट्रॉन की संख्या, विन्यास, नाभिकीय ऊर्जा आदि पर निर्भर करती है। परंतु ऊष्मागतिकी में वास्तविक परिमाण की आवश्यकता नहीं होती, केवल अवस्था परिवर्तन में होने वाला आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ही महत्वपूर्ण होता है, जिसे सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। और इसको ज्ञात करने का जो तरीका है, जैसा यहाँ बता रखा है, आगे भी हम अवस्था परिवर्तन में इस प्रकार से हम प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के अंदर जो आपके वेरिएबल है उसका मान रखते हैं। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, आंतरिक ऊर्जा है। तो यदि प्रारंभिक अवस्था ए तथा अंतिम अवस्था बी में किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जाएं क्रमशः ई ए तथा ई बी हो, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ये डेल्टा ई। यहाँ पर डेल्टा का मतलब यह परिमित परिवर्तन के लिए बताया गया है, फाइनाइट चेंज। ठीक है। सामान्य भाषा में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा को तंत्र की ऊर्जा भी कहते हैं। अब क्या क्या लक्षण होते हैं ऊर्जा के, ये हम देखते हैं कि हम ये पहले भी बता चुके हैं कि ऊर्जा तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, अवस्था परिवर्तन के पथ पर नहीं निर्भर करती है। अतः ऊर्जा एक अवस्था फलन है, पथ फलन नहीं है। दूसरा, ऊर्जा में अंतर्निहित ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन डीई एक यथातथ अवकल है। यहाँ पर हमने क्या बताया, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को हम डी के द्वारा, स्मॉल डी के द्वारा दिखाते हैं। परिमित परिवर्तन, फाइनाइट परिवर्तन के लिए हम क्या चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, डेल। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना जरूरी है। और तीसरा हम यहाँ देखते हैं ऊर्जा का लक्षण कि ऊर्जा का मान तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, अतः ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह गुणात्मक, ये जो है गुणात्मक गुण में परिवर्तित हो जाता है, या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मात्रा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में परिवर्तित हो जाता है। चौथा यहाँ पर देखते हैं, इसका लक्षण देखते हैं ऊर्जा का कि ऊर्जा का वास्तविक परिमाण ज्ञात नहीं किया जा सकता, परंतु ऊर्जा परिवर्तन सरलता से ज्ञात किया जा सकता है, डेल्टा इक्वल टू ई बी माइनस ई है। और महत्वपूर्ण बात कि उत्क्रमणीय परिवर्तन में यह एक चक्रीय प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन का मान शून्य होता है, क्योंकि ये एक यथातथ अवकल है और अवस्था फलन है, पथ फलन नहीं है। इसीलिए इसी प्रकार से डेल्टा ई
यानी जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है एक बीजीय राशि है, अतः इसका धनात्मक अथवा ऋणात्मक मान हो सकता है। जैसा आपको बताया कि ऊष्मा या तो धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, ऊष्मा दी जाए या ऊर्जा जो है बाहर निकलती है तो वह आपका नेगेटिव होगी। यहाँ आगे बता रखा है धनात्मक मान ऊर्जा अवशोषण तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि तथा ऋणात्मक मान ऊर्जा उत्सर्जन तंत्र की ऊर्जा में कमी को प्रदर्शित करती है। और अंतिम लक्षण इसका कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, यद्यपि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और इसी को ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। तो अब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। अगली क्लास में इसको हम लेते हैं।